नमस्कार, मेरा नाम है नीश कुमार और आप देख रहे हैं दी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एक वैक्सीन के बारे में जो कि जनरली कुत्ते के काटने के बाद लगाई जाती है। ये वैक्सीन प्री एक्सपोज़र और पोस्ट एक्सपोज़र दोनों केसेस में लगाई जाती है। यानी कि आपको यदि खतरा है कि आपको डॉग बाइट या फिर कोई और एनिमल बाइट हो सकती है, तो उस केस में अगर आपको रेबीज़ हो जाता है तो रेबीज़ से रोकने के लिए, रेबीज़ होने से बचने के लिए ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। जनरली कुत्ते, बंदर, बिल्ली इस तरह के जानवर होते हैं, उनके काटने के बाद रेबीज़ होने का ख़तरा होता है। तो ये वैक्सीन जो है बहुत ही असरदार होती है और ये लगाना मैंडेटरी होता है। मतलब रेबीज़ वैक्सीन नॉट ओनली दिस, मतलब इस कंपनी की नहीं, किसी और कंपनी की भी लगा सकते हैं, बट रेबीज़ के अगेंस्ट जो वैक्सीन होती है वो आपको लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम ऐसी ही एक वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सपीरब। तो एक्सपीरब ये जैसे आप देख सकते हैं, ये एक वायल है। इसके अंदर यूनिट डोज होती है, एक बार की डोज, वन टाइम डोज, ठीक है। अब ये साथ में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, ये वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। ये इसमें मिलाया जाता है, मिलाने के बाद इसको मिक्स किया जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, रेबीज़ वैक्सीन होती है, प्योरीफाइड वेरोसेल्स के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और ह्यूमन इंजेक्शन के लिए ये रेडी होता है। बात करें अगर इसके किस तरह से इसको दे सकते हैं, तो इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक वायल है, इसके अंदर एक एम्प्यूल है और 0.5 ml इसका डाइल्यूएंट जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये उसके बाद इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाएगा। बात करें इसके कि बनाता कौन है, तो इसको मैन्युफैक्चर जो करता है वो है ह्यूमन बायोलॉजिकल्स इंस्टीट्यूट, और इसको जो मार्केट किया जाता है वो सन फार्मा कंपनी के द्वारा किया जाता है। चलिए जानते हैं इसकी डोजिंग के बारे में कि किस तरह से इसको लगाना चाहिए और लगाया जाता है। इसी के अंदर, पैकेट के अंदर एक चार्ट मिलता है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है। आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है कि किस तरह से इसको लगाना है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन टाइप यानी कि किस तरह से इसको दिया जा सकता है, तो दो तरह से दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। प्री एक्सपोज़र यानी कि आपको ख़तरा है जानवर से, लेकिन अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं, अभी काटा नहीं है जानवर ने आपको, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये इस तरह से देनी है। ज़ीरो यानी कि एक स्टार्टिंग डे को हम ज़ीरो डे कह रहे हैं जब फर्स्ट डोज दी जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट डोज जो है वो सेवन्थ डे को, और फिर 21 डे को, और फिर 28th डे को देनी है। दोनों ही केस में, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल के केस में। बात करते हैं पोस्ट एक्सपोज़र की। अगर कोई नया केस है और जिसमें कोई प्रीवियसली इम्यूनाइज नहीं है, कोई वैक्सीन पहले से नहीं ली है, तो उस केस में क्या है, न्यू केस में क्या करना है कि यानी कि जिस दिन काटा है डॉग बाइट या फिर किसी एनिमल की बाइट हुई है, उस दिन को हम ज़ीरो डे कहेंगे। तो ज़ीरो डे, उसके बाद तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और फिर 28वें दिन, यानी कि 0, 3rd, 7th, 14th और 28th डे न्यू केस की बात कर रहे हैं। ये अगर हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, और अगर इंट्राडर्मल देते हैं तो इसमें थोड़े से चांसेस देखो, 0, 3rd, 7th और उसके बाद सीधा 28th डे दे सकते हैं। बात करें पोस्ट एक्सपोज़र में ही, अगर पेशेंट प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड है तो उस केस में क्या है, एक डोज जो है वैक्सीन की दी जाएगी, मतलब ऑन साइड दी जाएगी 0 और 3rd डे को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक डोज जो है वैक्सीन की उस सेम उसमें भी दोनों केस में दी जाएगी, यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल दोनों के केस में सेम दी जा रही है। अगर पेशेंट जो है पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि किसी मेडिकेशन पे चल रहा है और उसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है या एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है, मतलब हाइपर एक्टिव हो गया, या फिर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो उस केस में क्या है, ये जो वैक्सीन है, इसको इसकी डोजेस थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, ज़रा देखते हैं एक बार। हाँ, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के केस में क्या है, जो
ग्लोबुलिन है अलॉन्ग विद पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, इसका रहेगा 0, 7, 14 एंड 28 इन कैटेगरी सेकेंड और थर्ड डिग्री बाइट्स जो रहेगा। अब ये इसमें भी अलग अलग डिग्री के बाइट्स होते हैं, लेयर्स के डिपेंड करेगा वो, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कितनी डोज कब कब देनी है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसको इंट्राडर्मली देना है या नहीं देना है, जस्ट सेकेंड। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आईडी वैक्सीनेशन नॉट रिकमेंडेड। इंट्राडर्मल जो वैक्सीनेशन है वो नहीं रिकमेंड किया जाएगा, तो इंट्रा मस्कुलर रेजिमेंट जो है अलॉन्ग विद पैसिव इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा। तो ये रही बात डोजिंग की। इसके साथ साथ एक इम्यूनाइजेशन चार्ट भी दिया जाता है ताकि जो मॉनिटरिंग है वो इजी हो पाए। पेशेंट को जब जब मतलब जिस तरह का पेशेंट है तो उसके हिसाब से ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी कैटेगरी में आता है वो। जनरली क्या होता है कि लोग जनरली पहले से इम्यूनाइज नहीं होते हैं, तो न्यू केस ही होता है, तो न्यू केस वाले को देखते हैं 0, 3, 7, 14, 28 इस तरह से ये दी जाती है। इंट्राडर्मल अगर लगाते हैं तो 0, 3, 7 और 28 डे की डोजेस भी सफिशिएंट होती है। तो यानी कि ये पूरी की पूरी डोजिंग जो है वो कंप्लीट करना मैंडेटरी रहता है। उसके बाद क्या होता है कि चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं कि आपको जो रेबीज़ का इन्फेक्शन है वो हो जाए, तो वो उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।